नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से लक्ष्मण मेला स्थल के छठ घाट पर सफाई अभियान को चलाया गया, जिसमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सहभागिता की। इस दौरान समाज के लोगों ने कोरोना के चलते प्रशासन से खासा इंतजामों को किए जाने की मांग की, तो साथ ही सुरक्षा की भी मांग की गई। बता दें कि कार्तिक मेला और छठ पूजा पर्व को मनाने के लिए यह सफाई अभियान को चलाया गया। इस वर्ष भी छठ मैया की पूजा के लिए छठ घाट पे कोई दिक्कत न हो, उसके लिए तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। जो पूजा समिति के लोग हैं, आदरणीय प्रभुनाथ राय जी की टीम के लोग हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। नगर निगम के भी लोग हैं और एलडीए की भी टीम अभी आ रही है। कैसे पूजा विधिवत संपन्न हो, उसके लिए हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग यहाँ पर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जो कोरोना के नियम कानून है उनका भी पालन करेंगे और विधिवत पूजा करेंगे। छठ मैया का आशीर्वाद पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को मिलेगा। इस बार क्या गाइडलाइन रहेगी छठ पूजा करने के लिए? कोरोना महामारी के कारण जो कोरोना के नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने लागू किए हैं, उनको हम सब लोग मानेंगे। उसी के तहत हम लोग पूजन संपन्न करेंगे। लखनऊ के पुलिस लाइन में कमिश्नर सुजीत पांडे ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की बात को सुनकर समाधान निकालने का प्रयास किया, तो जल्द निस्तारण करने की बात को कहते हुए अधीनस्थों को निर्देशित भी किया। कमिश्नर सुजीत पांडे ने महिला अपराधों से जुड़े मामलों को प्रमुखता से निस्तारण की बात को कहा, तो जन सुनवाई में महिलाओं ने भी सहभागिता कर अपनी समस्याओं को पुलिस के सामने रखा। ये फिर हमारी कोशिश है जो हम लोगों ने शुरू की थी और कोरोना के कारण रुक गए, कि जितने भी पीड़ित पक्ष होते हैं उनको और आईओस को आमने सामने करते हैं और गेस्टेड ऑफिसर्स हम बैठकर एक एक पॉइंट पर मॉनिटर करते हैं। आज जो बुलवाए गए हैं वो सभी महिलाएं हैं जो पीड़िता हैं और जिनकी विवेचना अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे फायदा यह होता है कि जितनी भी पीड़िता रहती हैं वो खुद अपनी बात बोलती जाती है, यह हुआ है नहीं हुआ है, एंड बहुत सारे मामलों में गलतियां दिख भी जाती हैं। यह कार्य नहीं किया गया, कभी जानकर ये लैप्स किया जाता है। बहुत बार यह होता है कि प्रॉबेबली आईओ उस चीज़ को नहीं समझ पाता। आप अगर बात करेंगे जितनी आई हुई हैं, 2-3 इस एक्सपीरियंस से खुशी से उनके आंख से आंसू निकला है इस चीज़ को देखकर कि कितनी मेहनत करते हैं पुलिस वाले भी जब हम इसको रिव्यू करते हैं। और हमारी खुशी इस बात में है कि हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा पाए। इन अ नटशेल यह एक कोशिश है। आज 28 फैमिलीज या महिलाएं या पीड़िता हैं एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी को अभी इनमें से रिलीफ देने की कोशिश करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी 24-28 पॉइंट्स के चेकलिस्ट है, उसमें हर एक पॉइंट को कंप्लीट कराकर और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कराएंगे। लखीमपुर के मितौली में विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची पहुंची, जहां समर्थकों द्वारा साध्वी का जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं इस दौरान उन्होंने लव जिहाद के मामलों पर अपनी राय रखी। तो वहीं मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर आपत्ति जताई। इसी के साथ मीडिया से अपनी राय साझा करते हुए उन्होंने आतंकवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहली बात तो ये कि देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था, और जब धर्म के आधार पे हुआ था तो हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान मिला। हमने अपने भाई समझ करके हिंदुस्तान में जगह दी उनको, कोई बात नहीं। हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए, कोई बात नहीं। कश्मीर से 4 लाख हिंदुओं को घसीट घसीट करके निकाला, आज वो दिल्ली की फुटपाथों पे शरणार्थी बन करके जी रहे हैं। ये जो आज वृंदावन के अंदर नंद बाबा मंदिर में प्रोपगंडा किया गया, पुजारी जी से पूछा नहीं गया है, पुजारी जी के संज्ञान में नहीं था। उनसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बात की जाकर के इन लोगों ने, और उसके बाद क्या किया, वहां पर जाकर के फिर अपनी नमाज अदा मंदिर में करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है भाइयों। हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर में हुआ था वो इसी तरह से हुआ। पहले चुपके से चोरी चोरी घुसे थे मंदिरों में, हिंदुओं के घरों में, फिर जबरदस्ती होने लगी। ये जो लव जिहाद की घटनाएं प्रकाश में आ रही है मैडम, उस पर क्या कहेंगे आप? लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं हैं, हालांकि उलेमा बड़ा आग बबूला हो रहे, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को पचा नहीं पाए, उनके हाजमे ठीक नहीं है।
कुरान के अंदर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये उलेमा बताए क्या वर्णन है हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या कहा गया है। सूरा नंबर 9 चैलेंज कर रही उलेमाओं को, आयत नंबर 5 में इस देश को बताए क्या उपदेश तुम्हारी कुरान ने हिंदुओं के लिए किया। आग बबूला हो रहे हो ना साध्वी प्राची, क्योंकि सच को सच कह रही और जीवन भर सच को सच कहूंगी, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। बलिया के दोभर थाना अंतर्गत नगवा गांव में एक बार फिर से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना संज्ञान में आई तो बताते हैं कि आरोपी ने छात्रा के घर में घुसकर छात्रा से अभद्रता की थी, तो विरोध करने पर छात्रा को जिंदा भी जला दिया गया। अब छात्रा को गंभीर हालत में उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया, तो वहीं छात्रा की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पड़ोस में दबंग लड़के ने छात्रा को अपनी बात न मानने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी और वो आए दिन छात्रा को परेशान करता था, जिसके चलते आरोपी ने घर में घुसकर छत पर सो रही लड़की पर कैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। तो परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। झुलस गया है, जल गई है। कौन है वो उसका नाम है क्या बोलते हैं, मैंने आपकी क्या लगती है वो हमारी लड़की लगती है। हाँ, कैसे जल गई, किसने जला दिया? वो जला दिया। और उसका क्या नाम है, कृष्णा जी। हाँ वो जला दिया कृष्णा। क्यों जला दिया? अब ये तो पता नहीं था, लेकिन वो कोचिंग करने के लिए जा रही थी तो हमको मालूम चला ये रास्ते में परेशान कर रही थी। तो अब हम कल मालूम हुआ, कल शाम को ये सब घटना घट गया था। क्या लड़की क्या बताई थी आपको? हमको बताई थी कि रास्ते में हम जाते हैं, पापा जी ये हमको तंग कर रहे हैं, बोला है कि हम तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला है। तो अल्लाह की लड़की हमको बताई, तब तक ले हमारा रेक लग गया। हम सुबह में चले गए रेक में, किसी से बात नहीं किए, तब तक शाम को यही हो गया। कौन है ये, किसका कहाँ रहता है? ये इसी बगल में रहता है, उसका बगल में घर है। कितने दिनों से छेड़खानी कर रहा था ये तो बहुत दिनों से बहुत दिनों से अब हमको मालूम कल हुआ साहब। तो कितने दिनों से कर रहा था? अब ये तो हमको खुद मालूम नहीं कितने दिन से, जब कर रहा होगा तभी तो उसको छेड़खानी कर रहा है। बीती रात थाना दुभड़ अंतर्गत एक लड़की के जलने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा गांव के ही एक लड़के को आरोपित किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वो लड़की को परेशान करता है और उसी ने इसको जलाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोपित को गिरफ्तार किया गया और लड़की का उपचार कराने के पश्चात उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। कुशीनगर के कसिया में बिजली के तारों की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला संज्ञान में आया। बताते हैं कि कसिया के भरौली गांव में टेंट लगाते समय युवक अपने हाथों में टेंट का पाइप लेकर ऊपर चढ़ रहा था, तो वहीं बिजली के तारों की चपेट में आ गया, तो युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत यादव पुत्र मनोज यादव सिरसिया कुइया का रहने वाला है, जिसकी मौत विद्युत स्पर्शघात से हुई है। जब अस्पताल लाया गया उस मरीज को तब उसकी मौत हो चुकी थी। इस व्यक्ति के पुलिस रिपोर्ट भेजा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई के लिए परिवारजन को बताया जा चुका। उम्र कितना है? 23 साल मृतक रंजीत की उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। घटना कहाँ की है? घटना सिरसिया खुइया थाना कसिया की है। जो सिरसिया खुइया का रहने वाला है, जो घटना घटी है वो भरौली में घटित हुई है। बांदा के बरखरी गांव में किसान ने आर्थिक तंगी के चलते मौत को गले लगा लिया। तो बता दें कि मनोज कुशवाहा नाम का किसान खेत में धान की फसल को इस बार बोया था, लेकिन किसान की फसल को अन्य जानवरों के झुंड ने तबाह कर दिया, जिससे किसान खासा हताश हो गया। तो बता दें कि किसान पर पहले ही बैंक का कर्ज था और किसान पर परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी थी, जिसके चलते अब किसान ने घर में ही आजी जाकर मौत को गले लगा लिया। अब परिवार में जहाँ मातम छा गया है, तो वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मनोज कुमार उर्फ केशव प्रसाद। कितनी उम्र थी? 28 वर्ष। क्या करते थे? किसानी का काम करते थे। क्या हुआ था, घटना बताओगे? घटना फांसी लगा ली थी। क्या कारण हो सकता है? गायों ने चल लिया था धान की फसल और कर्ज भी था 2-4 लाख रुपए बैंक का। 4 लाख बैंक का कर्ज? हाँ, तो परेशान करते थे बैंक वाले ने, तो इस टेंशन के मारे उसने फांसी लगा ली। टेंशन में फांसी लगा ली।
झांसी के एरच में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो साथ ही मृतका ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने बदला लेने की बात को लिखा। एरच में जहां नाबालिग अपने परिवार के साथ रहती थी, तो वहीं पड़ोस में रहने वाला आरोपी छात्रा को आए दिन परेशान करता था, जिसके चलते पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो वहीं छात्रा ने आज ही जाकर अब आत्महत्या को अंजाम दिया। बच्ची के साथ जी इन्होंने पहली तारीख को आए और हम लोग गए थे गांव नहा वो सफाई करने के लिए। सो हमको पता चला कि जे थे लड़की ने बताया कि वो आकाश आया था, आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं बदतमीजी करता था। सो हमने उनके पिताजी से बोला कि तुम जो अपने लड़के को क्यों नहीं डांटते हो, ऐसी वो ऐसा बोला। बोले जो कुछ करना हो तुम्हारी लड़की है, तुम जानो। सो हम लोग भगे आए। बोले जो कुछ दिखाए, धमकी भी दी उनने कि जान से मार देंगे, तुम जो कुछ करना हो तो करें आप। इसके बाद हम लोग अपने खेती किसानी में काम में फिर लग गए। कल उसने फिर कोचिंग जा रही थी, जो कुछ भी कहा हो, रास्ते में हम लोग गांव में थे। कोचिंग पहुंची, वहाँ सर जी ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की को कुछ तबीयत ख़राब हो गई है। सो वहाँ से हम लोग भाग के आए, पहुँचे। सो जब तक कोचिंग सेंटर पे सो लड़की को लेकर पूँछ दिखाया, पूँछ में डॉक्टर बोले इसने कुछ खा लिया। सो फिर हम झांसी लेके भगे। क्या लग रहा नहीं जे कोई मालूम नहीं, हम लोग बाहर थे। हाँ, कोचिंग पहुँची, वहीं पे उल्टी हुई। अब रास्ते में खाया, कहाँ खाया, क्या खाया, ये कोई पता नहीं। एरच कस्बे के रहने वाले एक शख्स ने थाना एरच को सूचना दिया है, उनके नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर लिया है और उनको एसओ एरच को एक सुसाइड नोट भी उपलब्ध कराया है। परिवार वालों का कहना है पड़ोसी के रहने वाले आकाश के द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है और उनके परिवार वालों के द्वारा जो बच्ची है उनके परिवार वालों को बेइज्जत किया गया है। इसी के चलते बच्ची ने सुसाइड किया है। सुसाइड में जो प्राप्त हुआ है उसको जो फॉरेंसिक जांच है जो भेजा जा रहा है। जो उनके घर वालों के खिलाफ एलिगेशन है उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। मेन अक्यूज्ड आकाश है, वो फरार है। उसको पकड़ने हेतु तीन अलग अलग टीम्स गठित किए गए हैं। जल्द से जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। छेड़खानी की घटना 1 तारीख को बताया जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि लड़की की इज्जत के मारे बेइज्जती ना हो जाए, इसके डर के चलते कभी पुलिस स्टेशन की शिकायत नहीं करने आए हैं और तत्काल मेरे द्वारा एसओ एरच को एफआईआर दर्ज करने तो आदेश कर दिया गया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। सीतापुर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने लालबाग चौराहे से शहर के मुख्य सदर बाजार का भ्रमण कर कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के हालातों का जायजा लिया, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस दौरान जागरूकता अभियान के चलते रेड क्रॉस सोसाइटी का भी सहयोग लिया गया। तो वहीं डीएम ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, हमको सावधानी के साथ रहना होगा। इसी के साथ व्यापारियों से भी कोरोना के अनुपालन की अपील की गयी। तो वहीं इस मौके पर अधिकारियों के साथ अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे, तो सभी से कोरोना गाइडलाइन के नियमों के पालन करने की बात को कहा गया। लोगों को और संवेदनशील बनाने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है रेड क्रॉस के साथ और व्यापार मंडल के हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ। आप सभी अवगत हैं कि अब यद्यपि वर्तमान में कोविड के केसेस थोड़े कम हुए हैं, पर ये उम्मीद है कि त्यौहार के इस मौसम में और जो सर्दियाँ आ रही हैं उसमें भी इस बात की संभावना है कि कोविड में कोई वृद्धि हो सकती है। आम जनमानस को इसके लिए संवेदनशील बनाने के लिए हम लोग का एक छोटा प्रयास है। लोग जो मास्क पहनना और 2 गज की दूरी को बनाना, ये लोग सुनिश्चित करें। इससे उनका अपनी भी सुरक्षा होगी और पूरे शहर की भी सुरक्षा होगी। कोरोना के चलते बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला इस बार प्रशासन ने स्थगित करने का फैसला किया है। तो वहीं प्रशासन का ये आदेश अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन के इस फैसले के बाद जहां लोगों में रोष है, तो वहीं सामाजिक लोगों ने डीएम को पत्र भी सौंपे हैं, जिसमें मेले की महत्ता को निरंतरता दिए जाने के बाद को कहा है। इसी के चलते शहीद पार्क पर ददरी मेला समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी के साथ नगर पालिका के सभासदों ने भी मेला आयोजित करने की बात को कहा, क्योंकि यह सिर्फ मेला नहीं बल्कि जिले की ऐतिहासिक धरोहर भी है। क्यों नहीं लगना चाहिए? ददरी मेला लगना चाहिए, क्योंकि हर साल लगता आया है मेला।
लाइसेंस भी लगना चाहिए। क्या प्रभाव पड़ेगा आम जन पर इसका? जैसे कि मेला जो है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्साह का वो कार्यक्रम होता है, इसके न लगने से कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, जैसे व्यापारियों का कमाई में खर्चा भी उन लोग का चलाना पड़ेगा, इसलिए कि बच्चे बहुत उत्साह से मेला देखते हैं। कमाई भी होगा, उन लोग का नहीं होगा तो घाटा जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोरोना इसका कारण है? कोरोना फैल जाएगा? कुछ नहीं, बस सर्दी जुकाम हो रहा है, लोग कोरोना पॉजिटिव कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो बलिया है वो प्रमुख कुछ कारणों से जाना जाता है। एक तो आज़ादी में सबसे पहले आज़ाद होने के लिए मंगल पांडे, चिट्टू पांडे की धरती है, चंद्रशेखर जी की धरती है, और बलिया को ददरी मेला, भृगु क्षेत्र दादा मुनि के नाम पे जो ददरी मेला लगता है उसके लिए भी जाना जाता है। तो ऐसा ऐतिहासिक मेला अगर प्रशासन इसको नहीं लगाने देती है तो ये हमारे पूरे जनपद वासियों के मान सम्मान और कहीं ना कहीं इस पर ठेस आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार में चुनाव हो सकता है, यूपी में उपचुनाव हो सकता है, अगर चुनाव हो सकता है तो मेला क्यों नहीं? ये बताइए कि यहाँ पे अभी जो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान होने वाला है, जहाँ के 2 से 2.5 लाख लोग आएंगे और नहाएंगे, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं है? वहाँ तो रात को लोग आते हैं, रात भर आते हैं, रात भर रुकते हैं और अगले दिन स्नान करके जाते हैं। तो एक बीमारी को लेके और बलिया के इतिहास के साथ, बलिया के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली में 8 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया तो सब शंडीला में फेंका गया। पुलिस ने मृतक बच्चे के रिश्तेदार मामा को भी गिरफ्तार किया है। तो यह घटना 2 लाख की फिरौती के लिए अंजाम दी गई थी, जिसमें पहले बच्चे का अपहरण किया गया, बाद में हत्या को अंजाम दिया गया। अब पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया है। तो वहीं हत्या का खुलासा कर पकड़ने वाली टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। थाना बेनीगंज में 4 तारीख को ये जानकारी में मामला प्रकाश में आया था कि एक 8 वर्षीय बच्चा अपने मामा के घर से गायब है, और इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 562 पर दर्ज किया। और परिजनों की सूचना के आधार पर और अन्य जो सूचनाएं हमें मिल रही थी उनके आधार पर हमने 3 टीमें गठित की और बच्चे की खोजबीन शुरू की। उसके बाद बच्चे के मामा के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें कि उससे 2 लाख रुपये की मांग की गई थी और बताया गया था कि ये रुपये उनको दे दें। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए इसमें सघनता से हमारे एडिशनल एसपी और सीओ सिटी सीओ हरियाणा के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही थी। और इसके बाद जब एविडेंसेस सारे हम लोग लेते गए और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये मामला खुल के आया कि इसी के ही रिश्ते का जो मामा लगता है उसने ये बहला फुसला के इस बच्चे को लेके गया था और उसी दिन इसको संडीला थाना क्षेत्र में एक जंगल में ले जाके बच्चे का गमछे से गला घोट के उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद वो चुपचाप से आके फिर से उन्हीं के साथ में पिछले 2 दिन से साथ में था और लगातार लोगों को, परिजनों को, पुलिस को धोखा दे रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें हमें कनेक्ट हुई और जो मैसेज आया था उस मैसेज में जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स की स्पेलिंग और इसके द्वारा जब हमने कुछ चीज़ें इससे लिखवा के देखी तो दोनों स्पेलिंग मिस्टेक्स दोनों एक जैसी पाई गई, जिससे पुलिस को इस पर जो शक था वो बढ़ गया। फिर इससे जब पूछताछ गहनता से की गई तो इसने अपने जुर्म का इकबाल किया और इसी की निशानदेही पे आज सुबह में वो बच्चे की डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की है और अन्य सभी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आगे प्रचलित हैं। इसके बारे में उन बच्चे के परिजनों को बता दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। सीतापुर के थान गांव में घर में घुसकर ही गांव के युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया तो साथ ही इंसाफ की खातिर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद पंचायत में मासूम की इज्जत को तार-तार किया गया तो लॉटरी के जरिए पर्चियां निकालकर मासूम की इज्जत की कीमत लगाई गई। इतना ही नहीं, सप्ताह भर बीतने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया तो न ही बयान दर्ज हुए। तो दबंग आरोपियों द्वारा अब सुलह का दबाव बनाया जा रहा है तो वहीं धमकी भी दी जा रही है। तो पीड़ित परिवार ऐसे में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देवाल घर फांदे के हमारे घर में आए रहे, मम्मी हमरे बाहर लेटे रहे, हम अंदर सोते रहे, पकड़ लिए हम कब पलका पर हमारे साथ गलत काम करे। अम्मा हमरे जब चिल्लाने जागी तो घर में पकड़ लिए तो सबका बोले गाँव घरे के हैं तो कहीं के काव हो तो कहीं तो निकाह करो तो उनके भाई कहीं हम निकाह न करबे, जितना पैसा लागे उतना लगाई देवे। लौंडा कहीं से निकाह करबे तो कहीं तो थाने द्वारा निकाह कराओ तो लेके गए तो उनका भाई घर गली में पड़ती गाड़ी रोक दी, बस उसका मारे लग तो भाग गया। फिर कुछ फैसला पर्ची उर्ची डाली थान गाँव में यहाँ बोले हुआ कि आम यहाँ फैसला कैले तो पर्ची
कहीं लिख कर डालो 70,000 या 81,000, तो पर्ची डाली तो कहीं जो लड़की उठा ले बत्ते पैसा ही करे दो, जहाँ जो कहे तहाँ निकाह कर दे। अच्छा, बेफे वाले दिन भवा है 29 तारीख। कहाँ पकड़ा आपने? कैसे आया वो लड़का? वो दवाल फांद का, हाँ। दवाल फांद का बिटिया ते चला गया, हम सोए गए। बिटिया जब चीखी चिल्लान तो हम दौड़ के यहाँ का पकड़ लिया, खूब जकड़ के पकड़ लिया तो का छोड़े नहीं, सब बंद कर लिया घर में। लोगन को बुलायन, 2-4 जनों को बुलायन, रात में देखिन कि हाँ हकीकत है। उससे कहें कि भैया शादी करा चाहते हो तो कैसे हाँ करा चाहिए। उसके बाद में हाँ लोग बाग इकट्ठा हुए, वही कहें कि मतलब थाने द्वारा शादी कराई लो, माई बाप ना भाई ना राजी हैं तो थाने द्वारा कराई लो। जब हम चलन गली में मिल गए, उनका घर रहे, उतार लेन मारिन पीटिन उका भगा दिन, हमको झिक्का दिन, हम भाटाई दिन हमका, बस हम एप्लीकेशन दे दिया। फिर कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई अब है, मतलब वो पुलिस वाले फिर आए गए यहाँ पकड़े उनका, हिया से ना पकड़े हैं, जब हुमा पहुँचा ना तब पकड़े गए। थाने में एप्लीकेशन दिया तो क्या कुछ ना भाई बा, कुछ भाई बहन है क्या लगता, पैसा देके दबाई, पैसा वही पैसा देके दबाई है नाराज। थाना थानगांव में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक नाबालिग बच्चे के माँ बाप ने आरोप लगाया कि हमारा लड़का पड़ोसी मेरे घर में आके मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था। उसको लेकर के हमारे थाने पर 354 का मुकदमा लिखा गया है और अभी तत्काल गिरफ्तार हो गया था। लड़की का कलमबंद बयान न्यायालय में आज करवाया जा रहा है, उसका मेडिकल हो गया है और उसके बयान को लेकर तथा जो भी और एविडेंस हम लोगों को मिलेंगे इसके बाद उसके आधार पे और इसमें विवेचना करा के चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। सर, इससे पहले भी वहाँ पीड़िता ने आरोप लगाया गांव में चौपाल लगाई गई और उसके पर्चियाँ डाली गई कि इतने पैसे ले लीजिए तब आपको मामला रफा दफा कर दिए। एक्चुअल में आप ठीक कह रहे हैं कि ये 29/10 की घटना थी और थाने पे ये पूरा मामला 2/11 में आया था जी। निश्चित तौर से बीच में घर वालों ने थोड़ा पंचायत वगैरह किया था, इसमें ये जानकारी थाने को नहीं थी। जब जानकारी हमारे SHO को हुई तो उन्होंने तत्काल गांव में जाके उसकी माँ और बाप को बुला के मुकदमा लिखाया इसमें और फ़ौरन गिरफ्तारी कराया उस लड़के की और उसको जेल भेजा गया इसमें। तो हमें लगता है कि ये चूँकि गाँव में कुछ ऐसे मामले होते सोचते लोग साल पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूँकि एक क्राइम था, लड़की नाबालिग थी, उसकी एज लगभग 17 साल थी, तो फ़ौरन पुलिस ने इसमें कार्रवाई गिरफ्तारी हुई। इसमें कहीं कोई पुलिस की गलती इसमें नहीं लग रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।